तो साथियों अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस टर्म प्रायोरिटी सेक्टर का यूज़ जो है आरबीआई ने 1968 में किया था, जब आरबीआई ने इस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टर्म का यूज़ किया। और आरबीआई का इससे मतलब ये है कि जो भी बैंक्स हैं उनको इन 3 सेक्टर्स में एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और एक्सपोर्टर्स जो कि 1985 तक के लिए था को अब जितना भी वो लोन देते हैं उसका एटलीस्ट 40% इन 3 सेक्टर्स को देना होगा। मतलब ये 3 सेक्टर प्रायोरिटी में रहेंगे, इसीलिए इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहा जाएगा। मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, एक तरह से बैंक के ऊपर बाध्यता डाल दी गई कि आपको अपना जितना भी आप लोन देते हैं उसका 40% इन 3 सेक्टर्स में आपको देना ही देना होगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जब सेटअप किया गया तो इसने ये बैंक के जो लोन वगैरह होते हैं उसको जो इस तरह से दिया जाता है उसको नियंत्रित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। तो बाद में ये सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई। ठीक है, तो किस तरीके से डिवाइड किया गया उसको हम इसमें देखते हैं। टोटल 40% एटलीस्ट देना ही देना है। अब इस 40% को फर्दर डिवाइड किया गया है कि किस फील्ड को कितना आपको देना है, उसको भी डिसाइड कर दिया गया कि इतना आपको मिनिमम इस फील्ड में देना ही देना है। जैसे जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं और SC ST वुमेन हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, और मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, उनको आपको मिनिमम 10% लोन देना ही देना होगा। ठीक है, उनको आपको टोटल लोन का 10% देना ही देना है। सभी प्रकार के किसान, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, उनको भी आपको 10% लोन देना है। फार्मर्स को एग्रीकल्चर में ही जिनके पास में 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है या 1 हेक्टेयर तक की ज़मीन है, जो कि जैसे मार्जिनल फार्मर्स जो हो गए, और जिनके पास इससे ज़्यादा और 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है, स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसान, उनको आपको 8% देना है। उनको आपको 8% देना, मतलब 10 यहाँ हो गया, 10 यहाँ हो गया, 8 यहाँ हो गया, 28% यहाँ पे हो गया। उसके बाद में माइक्रो एंटरप्राइजेस जैसे हो गए, खादी विलेजेस, इंडस्ट्रीज़, इस तरीके की जो हो गई, उनको भी आपको 7.5% लोन देना ही देना होगा बैंक्स को। ठीक, उसके बाद में ये जो एबव पार्टीज़ हैं उसके साथ में जो MSME हैं और एफोर्डेबल हाउसिंग वगैरह है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह में भी इनको 4.5% का लोन देना होगा। सोशल इंफ्रा हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, सारी चीज़ें। तो कुल मिलाकर इन अलग अलग सेक्टर्स का भी एक क्राइटेरिया बनाया गया कि आपको इन सेक्टर्स में इतना मिनिमम लोन देना ही होगा, और इस तरीके से एक मिनिमम 40% का कोटा फिक्स कर दिया गया जो बैंक्स को फॉलो करना ही करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे जो एक टर्म आया कि MSME में, अब MSME में 3 कैटेगरी आ जाती है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो किसको माइक्रो बोलेंगे, किसको स्मॉल बोलेंगे, किसको मीडियम बोलेंगे, इसको डिसाइड किया गया MSME एक्ट 2006 के द्वारा। इसको MSME एक्ट 2006 के द्वारा डिसाइड किया गया। तो अपने आप में भी आपका एक क्वेश्चन रहेगा, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें 2 सेक्टर हो जाते हैं, एक आपका सर्विस सेक्टर है, एक आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। जैसे आपकी स्टील कंपनी हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, और आपकी सर्विस प्रोवाइडर वगैरह हो गई, IT सेक्टर वगैरह हो गए, जो इस तरीके के, वो उसमें चले जाएंगे। तो अगर आपका टर्नओवर वगैरह 25 लाख तक है, तो 25 लाख तक का है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो आप माइक्रो की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, सूक्ष्म। और अगर 10 लाख तक का है सर्विस की श्रेणी में, तो भी आप माइक्रो में आएंगे। वहीं 25 लाख से अगर 5 करोड़ तक का है तो आप लघु में आएंगे, स्मॉल में। और सेवा में अगर 10 लाख से 2 करोड़ तक का है, ठीक है, तो आप कितने में आएंगे, आप आएंगे स्मॉल में। मीडियम में 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का, तो आप इसमें मीडियम में आएंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और सर्विस में अगर आप जाते हैं तो 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का। तो इस तरीके से आरबीआई ने इसका इस एक्ट के द्वारा ये डिसाइड कर दिया गया कि MSME में कौन कौन सा सेक्टर को माइक्रो कहा जाएगा, किसको स्मॉल कहा जाएगा, किसको मीडियम कहा जाएगा। इस तरीके से एक डिवीज़न क्रिएट कर दिया गया। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे फिर क्या बातें हैं। उसके बाद में फर्दर, जैसे कि अभी हमने बात की कि ये 2006 में लाया गया था, एक नई कंडीशंस भी लाई गई गवर्नमेंट के द्वारा 2018 में। हालांकि अभी वो
नहीं हुआ है फाइनल, बट इसमें क्या है कि एक एनुअल टर्नओवर डिसाइड कर दिया गया माइक्रो के लिए 5 करोड़ तक का। जैसे वहाँ पे क्या था कि अलग अलग सारे डिसाइड कर रखे थे ना, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे क्या कहा गया, माइक्रो 5 करोड़ तक, स्मॉल 5 करोड़ से 75 करोड़ तक, मीडियम 75 करोड़ से 250 करोड़ तक। ठीक है, तो इस तरीके से एक वो डिसीजन कर दिया गया कि हाँ, डिवीज़न कर दिया गया कि इनको आप एमएसएमई में माइक्रो कैटेगरी में रखेंगे, इनको आप स्मॉल कैटेगरी में रखेंगे, और इनको आप मीडियम कैटेगरी में रखेंगे। ये डिवीज़न डिसाइड कर दिया गया। चलिए, ऐसे एग्रीकल्चर का फील्ड जब डिसाइड किया गया तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसानों को ही लोन दिया जा रहा है। किसानों के अलग, जैसे कोई फूड प्रोसेसिंग कंपनीज़ है, सॉयल कंजर्वेशन वगैरह जो सॉयल के बारे में पता लगाती है, उस तरह की कोई कंपनी है, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इनको भी उसी में काउंट किया जाएगा लोन के लिए। ठीक है, और इसी तरह से हाउसिंग में अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउस रिपेयर्स, इस तरह के जो लोन होते हैं उनको भी इसमें काउंट किया जाएगा। और एक्सपोर्ट क्रेडिट फॉर एमएसएमई जो हैं कंपनीज अप टू 100 करोड़ टर्नओवर, उनको भी इसमें काउंट किया जाता है लोन के लिए। तो इस तरीके से एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की अगर हम बात की जाए तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स के लिए एक मिनिमम कोटा फिक्स कर दिया है कि आपको इतना फॉलो करना ही करना होगा। ठीक है, तभी आप लोन दे सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और बाकी जो बचे 60% लोन हैं वो बैंक किसी को भी दे सकता है। और इवन अगर जो 40% उन्होंने जो लोन पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में दिया है, उनमें से भी किसी को अगर वो और ज़्यादा देना चाहें तो वो दे सकते हैं, उनकी अपनी सोच है। लेकिन पहले 40% का आपको कोटा पूरा करना होगा, उसके बाद में आपको बाकी चीज़ों के ऊपर जाना है। अगर आपने 40% का कोटा नहीं पूरा किया है तो अभी हम आगे देखते हैं कि उसमें आरबीआई क्या करती है। ठीक, तो यहाँ पर 40% तो आपको इन्हें देना है, बाकी बचे 60% आप किसी को भी दे सकते हो। इवन आप फिर से डिसाइड करके उन्हीं को भी दे सकते हो कि जो पीएसएल कोटा में आते हैं उनको भी आप दे सकते हो। ठीक है, और फर्दर क्या है कि अगर आरबीआई को मान लीजिए एग्रीकल्चर को ज़्यादा आगे बढ़ाना है, इंफ्रा को आगे बढ़ाना है, तो वो अपना डिसाइड कर सकती है कि आपका जैसे यहाँ पे इंफ्रा में अगर 7.5% अभी प्रेजेंट में है तो इसको वो 12% कर देंगे, इसको अगर घटाना है उनको तो 7.5 से 5% कर देंगे। इसी तरह से एग्रीकल्चर में अगर 10% से उनको 20% ले जाना है तो वो ले जा सकते हैं। तो अगर स्पेसिफिकली किसी टाइम पे आरबीआई को किसी सेक्टर को बूस्ट करना है तो आरबीआई उस सेक्टर में जो लोन कैपेसिटी है, लोन देने की क्षमता है, उसको बढ़ा सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग किसको किसको मानना होगा, अगला टॉपिक ये आता है हमारा कि आखिर ये फॉलो किसको करना है। तो जो भी कमर्शियल बैंक हैं और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको ये फॉलो करना ही करना है। कमर्शियल बैंक में कौन आ जाता है, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक या फिर फॉरेन बैंक। ये जो तीनों बैंक हैं इनको आपको 40% लोन आपको इन सेक्टर्स में देना ही देना होगा। ठीक है, और उसके बाद में हमारी रीजनल रूरल बैंक्स भी होती हैं, आरआरबी। ठीक है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी होती हैं। ये भी क्या होती हैं, ये 40% कोटा को तो इनको देना ही देना होता है कि 40% तो आप ये दोगे ही दोगे, लेकिन इनके ऊपर एक्स्ट्रा 35% भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा 35% जो है ये इन्हीं 40 में से किसी को भी जिस सेक्टर को आप बैंक पसंद करता हो वो उसको वो दे सकता है। तो मतलब इनके ऊपर क्या हो गया, 40 + 35 मतलब 75% इनको पीएसएल लोन कोटा इनका डिसाइड हो जाता है। ठीक है, मतलब 40 तो जो डिसाइड हुआ ही हुआ है वो तो है, बाकी जो 35 है इसी पीएसएल में से कोई अलग अलग जो सेक्टर है उनमें से किसी को भी और भी ये देंगे, ऐसा है। तो आरआरबीज के केस में और स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में ये कोटा जो होता है वो 75% का हो जाता है। अब बात आती है फॉरेन बैंक्स की। अगर फॉरेन बैंक्स की लेस देन 20 ब्रांचेस हैं तो क्या है, उनको भी 40% कोटा लोन का करना होगा 31 मार्च 2020 से। ठीक है, लेकिन इनके लिए कोई इंटरनल कोटा सिस्टम नहीं बनाया गया है। ठीक, इंटरनल कोटा सिस्टम इनके लिए नहीं बनाया गया है। इनके लिए केवल मैक्सिमम एक 40% का लिमिट रखा गया है कि 40% आपको इस सेक्टर में देना ही देना है, आप किसी को भी कितना भी दे सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी को जैसे पीएसएल में ही
किसी को 40% से 70% तक देना है तो वो दे सकते हैं। ये 40% जो है ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतना आपको देना है, ये कोई ऐसा नहीं है, मिनिमम है ना कि मैक्सिमम। आप बढ़ा के देना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आप दे दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक की हमने क्या किया, पहले 40% तो निर्धारित प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अनुसार ही रेट देते हैं, उसके बाद अतिरिक्त एक्स्ट्रा 35% पीएसएल कोटा के किसी भी क्षेत्र को, मतलब ये टोटल 75% को देते हैं। ठीक, क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों के जो कोऑपरेटिव बैंक हैं उन पर पीएसएल लागू नहीं होता है। ये की पॉइंट है, इसको आपको याद रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आपको आ जाए तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए हों, ठीक है, वहाँ पे एक पॉइंट ये डाल दिया जाए। तो रूरल एरिया के जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उन पर पीएसएल लागू नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से याद रखिए। लेकिन अर्बन सेक्टर के जो होते हैं, अर्बन एरिया के जो होते हैं कोऑपरेटिव बैंक, उन पर पीएसएल लागू होता है। हालांकि इन्हें भी कुछ रियायत वगैरह दी जाती रहती है, लेकिन नोट पॉइंट यहाँ पर यही है कि रूरल एरिया के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि बैंक जो है वो पीएसएल को नॉर्म्स को नहीं मानते हैं तब क्या होगा। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न यही उठता है कि भाई बैंक कहते हैं कि भाई हम तो नहीं देंगे, आप क्या करोगे, जो आपको करना है कर लो। तो ऐसा क्या है, आरबीआई कहता है ठीक है मत करो, हम देखते हैं क्या करना है। तो ऐसे बैंक को पहली बात तो कहा जाता है कि ये अंडर अचीवर बैंक हैं। ठीक है, ये अंडर अचीवर बैंक है, इन्होंने अपने कोटा का जो लोन था उसको नहीं दिया है। ठीक है, और इनको क्या है कि जैसे अगर इन्होंने 40% इनको लोन देना था लेकिन इन्होंने 20% ही दिया, बाकी बचा 20% इन्होंने नहीं दिया, तो बाकी जो बचा 20% है उतने पैसे को इनको नाबार्ड के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में डालना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा बचा है तो आप अपने पास दबा के उसको बैठ जाओगे, उसको आपको नाबार्ड के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में डाल देना होगा। और वहाँ पे पैसा गया तो लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट हो जाएगा और आपका पैसा एक तरह से आप भूल जाइए, समझिए। ठीक है, उसके बाद में या तो ये सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, मुद्रा लिमिटेड या आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कुछ और भी ऐसे कुछ चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं जहाँ आपको पैसा देना होगा, तो वहाँ पे वो एक्स्ट्रा पैसा आपको जो आपने नहीं खर्च किया, जो आपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में नहीं दिया है, वो वहाँ पे आपका जमा हो जाएगा। और इसे एक निश्चित अवधि के लिए, और नॉर्मली ये निश्चित अवधि होती लंबा समय होता है, और उनका ये पैसा इस लंबे समय के लिए लॉक हो जाता है। तो इससे बचने के लिए बैंक को इस तरीके की कंडीशन इसलिए लगाई कि बैंक ऐसा ना कर पाए कि हम पीएसएल नहीं देंगे तो हमारा कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो बैंक के ऊपर ये कंडीशन इसीलिए लगाई गई है कि आपको इस सेक्टर को लोन देना ही देना है इतना, और इतना देना ही देना है जिससे वो सेक्टर बूस्ट हो सके। ठीक है, नहीं तो बैंक क्या करेंगे, वो केवल उन्हीं को लोन देंगे जो हाई फाई हैं और बड़े बड़े उद्योगपति हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे जो छोटा सेक्टर है या एमएसएमई सेक्टर है वो बूस्ट नहीं कर पाएगा। और इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए, देश को डेवलपमेंट की तरफ आगे ले जाने के लिए ये चीज़ बहुत आवश्यक है कि सभी सेक्टर्स को बराबर लोन देने की क्षमता रहे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यदि बैंक इसे पूरा नहीं कर पाया लेकिन किसी अन्य बैंक ने उससे ज़्यादा पीएसएल में लोन दिया है, मतलब मान लीजिए ये एक्सिस बैंक है, ठीक है, और यहाँ पे आपका वो है एसबीआई है, यहाँ पे एसबीआई है, यहाँ पे एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक केवल 25% दिया, लेकिन आरबीआई क्या किया, आरबीआई ने 55% दे दिया है। तो इसको देना तो कितना था, 40% ही देना था, और इसको कितना देना था, 40% देना था इसको भी, लेकिन ये 15 इसने कम किया है, 15 इसने ज़्यादा दिया है। तो ये क्या करता है, एसबीआई इसको 15% का एक सर्टिफिकेट दे देगा, पीएसएल सर्टिफिकेट दे देगा, और उससे बदले में पैसा ले लेगा। तो अब भाई यही वही हुआ कि तुम्हारा भी हो गया मेरा भी हो गया, कहानी वही हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इनका 40% का कोटा इनडायरेक्ट वे में पूरा हो गया, और एसबीआई ने जो ज़्यादा किया था उसके बदले में उसको पैसा भी मिल गया। ठीक है, उसने पीएसएल सर्टिफिकेट दिया। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि बैंक इंटरनल कर लेंगे, ये सब क्या होगा, आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर ही होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं भी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी अपने, हाँ बैंक आपस में कहते हैं अरे हमने सेटल कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब पूरा आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर होगा और आरबीआई से मॉनिटर करेगी। और यदि मान लीजिए
PSL इन्होंने क्या किया, बैंक ने अपना ऋण वापस नहीं किया, तो इस सर्टिफिकेट का जो भी रिस्क वगैरह है जिसने दिया है वो अपना रिस्पेक्टिव बैंक उसको उठाएगी उसका रिस्क। ठीक है, जिन बैंक से आपस में समझौता किया है वो उनकी जिम्मेदारी है कि भैया अपना पैसे उसे का आपने जो लेन देन किया है, सर्टिफिकेट का जो लेन देन किया है वो आपका रिस्क है, इसमें किसी और से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और ये PSL सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट भी कहा जाता है अगर फुल फॉर्म में आप देखें। और ये PSL सर्टिफिकेट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे जैसे ये अलग अलग डिसाइड किए गए थे ना सेक्टर, उसी हिसाब से PSL एग्रीकल्चर, PSL स्मॉल मीडियम फार्मर्स, PSL माइक्रो इंटरप्राइजेस, PSL ओवरऑल। तो ये 4 प्रकार के PSL सर्टिफिकेट होते हैं। ठीक, तो ये हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग। उम्मीद है आप इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होता है। और ये UPSC के प्री एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसलिए अगर आपने सारे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखा है तो इसको ज़रूर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के बारे में अपने लेक्चर में बात की थी। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, कैश रिजर्व रेशियो। आपको इसका सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट market rate of interest is likely to all, central bank is no longer making loans to commercial bank, central bank is following an easy money policy, central bank is following tight money policy। तो आपको इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। और आपके लिए बता दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही प्रश्न को घुमा फिरा कर फिर से पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार पूछ लिया गया तो दोबारा नहीं पूछा सकता, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाएगा और इसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और अगर पिछला पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसको जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में फिर हम कुछ बातें करेंगे। थैंक यू।